नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था और हम अब इस अगली कड़ी में दूसरे वीडियो के रूप में पॉलिटिका आपके सामने पेश करेंगे, जहां पर हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एक कोटेशन के माध्यम से मैं आज की क्लास की शुरुआत करना चाहूँगा और वह कोटेशन डेडिकेटेड है वो गुरुजी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर है। जैसे कि आज वर्तमान का परिदृश्य काफ़ी पेचीदा किस्म का है, काफ़ी समस्या से भरा हुआ है। कहीं आयोग परेशान कर रहा है तो कहीं सरकार विद्यार्थियों को परेशान कर रही है। ठीक है, तो देखिएगा, इस युग में या फिर इस समय में परेशान तो हर परिंदा है। ठीक है, परेशान तो हर परिंदा है, लेकिन फिर से जो उड़ान भर लेता है वही तो जिंदा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि जो सफल हो जाते हैं उसका श्रेय तो गुरुजी को जाता ही है, लेकिन जो किसी कारणवश असफल हो जाते हैं उनको गुरुजी के माध्यम से फिर से एक नया आत्मा उसमें डाली जाती है। एक नई आत्मा के माध्यम से फिर से वो उड़ान भरता है और नए चरण की शुरुआत करना प्रारंभ कर देता है और अपनी सफलता को पुनः सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूं कि जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के जो आपका प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहां पर आप अनेक चीज़ें जो कि जीएलसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि रोजगार निर्माण से संबंधित करंट अफेयर्स, आपका यूनिट वाइज प्रीलिम्स नोट्स, साथ में आपका टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको आप गूगल प्ले स्टोर से जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत करके टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है, जहां पर 10,000 प्रश्नों का समावेशन करते हुए गुरुजी के द्वारा इस एप्लीकेशन पर उसे डाला गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। इसका मतलब किस जनगणना के आधार पर भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 82 बताता है, तो हम पहले अनुच्छेद 82 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसका आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे। पहले अनुच्छेद 82 आपको क्या बतलाता है। जो आपका आर्टिकल 82 है, ये 82 प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करने की बात करता है। परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद जो 82 है वो प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जो एक प्राधिकारी के रूप में होगा। एक प्राधिकारी इसमें नियुक्त किया जाएगा, जो अध्यक्ष रहेगा, वह यह आकलन करेगा। इसका मतलब उसका कार्य यह होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है उसका जो कार्य होता है वह कार्य 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया जाता है। 2 उद्देश्य कौन से? पहला, जो आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जो भी आपके जो इलेक्शन जिसका होता है वहां पर सीटों या स्थानों का आवंटन। क्लियर है? सीटों या स्थानों का आवंटन करना होता है। दूसरा, जो आपके राज्य होते हैं, राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, क्लियर हुआ? अब देखिएगा कार्य क्या रखा गया, 2 कार्य, या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग का 2 काम होता है। पहला काम होता है स्थानों का आवंटन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि कितनी सीटें कितने राज्यों से होना चाहिए। और इसका आधार क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में स्थानों का आवंटन होता है, जबकि राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखते हैं 11 सीटें राज्यसभा के लिए हैं, जबकि 29 सीटें आप लोकसभा के लिए देखते हैं। ठीक है, ये 29 सीटें हैं, तो ये स्थानों का आवंटन क्लियर है। अब सीटें तो 29 ही रहेगी, लेकिन हमने देखा कि जैसे कि आपका कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि इंदौर एक संभाग है, आपका भोपाल एक संभाग है, इनमें अनेक जिले शामिल हैं। कुछ जिलों में, जैसे कि हम राजगढ़ की बात करते हैं, राजगढ़ एक आपका लोकसभा क्षेत्र है। अब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो गया, अब राजगढ़ में कुछ अन्य गांवों को और शामिल करना है, या इसमें जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण यहां की जनसंख्या को किसी दूसरे में शिफ्ट करना है। यह होता है आपका कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। निर्वाचन क्षेत्र में किन क्षेत्रों को शामिल करना है, किसको हटाना है। सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 29 ही सीटें रहेगी, लेकिन वहां पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने का काम भी होगा परिसीमन आयोग का। यदि सीटें बढ़ाना है तो वो होता है आपका स्थानों का आवंटन। किस प्रकार की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसका आवंटन किस प्रकार से होगा, कितनी सीटें होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के लिए। क्लियर है दोस्तों। अब हम ये तो रूपरेखा हमने तैयार कर लिया कि परिसीमन आयोग का संसद के द्वारा गठन किया जाता है, जिसका 2 प्रमुख कार्य होता है। कुछ और बातें हम चर्चा करेंगे यहां पर, ये तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो अब बात करेंगे हम कि 1971 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। क्लियर है। इस परिसीमन आयोग के गठन जब किया गया तो कहा गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो 2 कार्य थे, वो 2 कार्य अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, ये 2 कार्यों का निर्धारण होगा। किस अनुच्छेद के तहत बोला गया है, 1971 के परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों का आवंटन होगा। तो साथ ही यह कहा गया कि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। ठीक है। अब बात आती है जब 1952 में एक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चला गया था, जो कि भारत पहला राष्ट्र है जिसने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारू किया। जबकि आप बात करेंगे कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका सबसे ज्यादा सफलता दक्षिण भारत में देखने को मिली थी। वहां पे जनसंख्या नियंत्रण को काफी प्रोत्साहन दिया गया था। वहां पे प्रोत्साहन का मतलब यह कि उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया था, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण जनसंख्या में वेरिएशन आ गया, दक्षिण भारत में जनसंख्या कम और उत्तर भारत में जनसंख्या काफी अधिक हो जाना, जिसके कारण अब जनसंख्या के आधार पर राज्यों में सीटों का आवंटन होता है। मतलब क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों का आवंटन हो रहा है, तो यह दक्षिण भारत के प्रतिनिधि लोकसभा में कम ना हो जाए, दक्षिण भारत के प्रतिनिधि लोकसभा में कम ना हो जाए, उत्तर भारत के बढ़ ना जाए, इसका विरोध दक्षिण भारत में होने लगा। और जिसके परिणाम स्वरूप आपका एक संशोधन होता है। कब होता है संशोधन? 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 2000 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब 2026 तक, क्या कहा? 2026 तक। इसमें तो कहां तक था? 2000 तक। कहां तक बोला गया था कि 2000 तक जनगणना का जो 2000 तक जो सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा वह 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। और कब तक? 2000 तक। इसका मतलब अब संशोधन करने की बात आ गई। तो 2000 में हमने 84वां संविधान संशोधन किया और यहां पर 2026 तक यह प्रावधान कर दिया गया कि अब 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन, सीटों का या स्थानों का आवंटन। जबकि दूसरी बात क्या कही गई कि 2000 की जनगणना के आधार पर, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और 1971 की जनगणना के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन।
मतलब निर्धारण। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसमें आगे चलकर पुनः एक संशोधन सामने आएगा जिसे कहा जाएगा 87वां संविधान संशोधन, और वो कब होगा आपका 2003 में। तो इस 2003 में एक बाद किसमें संशोधन हो रहा है, ये अनुच्छेद आपके 82 में संशोधन हो रहा है। तो इसमें संशोधन करके क्या बोला कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक, यहां पे क्या था 2000 तक, अब 2026 तक सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। जबकि 87वां संविधान संशोधन 2003 में पुनः 82 अनुच्छेद में संशोधन किया गया, और वहां पर क्या कहा गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटों का आवंटन तो होगा, वह तो वही रहेगा, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा अब वह 1971 की जनगणना के आधार पर न होकर 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होगा, और वो कब तक 2026 तक। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक 2026 नहीं आ जाता है तब तक इसमें नया संशोधन सामने नहीं आएगा। अभी तक इसमें 87वां संविधान संशोधन हुआ है, तो हम बात करेंगे कि अभी तक 3 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। आंसर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह रूपरेखा थी। अब प्रश्न था आपका क्या कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन। अब सीटों का आवंटन देखिएगा आप यहां पे क्वेश्चन कहां का आपका 2008 का, इसका मतलब 1987 में देखिए आप संविधान संशोधन 2003 में हो रहा है। मैंने क्या कहा था, सीटों या स्थानों का आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर हो रहा है 1971। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1971, विकल्प नंबर बी। और यदि यहां पर होता कि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर होगा, तो आंसर होगा आपका 2001 की जनगणना के आधार पर। और यह कब तक प्रावधान किया गया, ऐसा कब तक चलता रहेगा 2026 तक। अब काफी विस्तार से हमने चर्चा कर लिए, आप देख लीजिएगा, इसको नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है। अब देखिएगा यहां कोरम की बात जो हो रही है, कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब यह होता है कि चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, कोई सी भी सरकारी, कोई भी जो हम इलेक्ट करते हैं, जो निर्वाचित करते हैं हमारे प्रतिनिधि को जहां पर भेजते हैं, वहां पर कार्यवाही का संचालन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है, कोरम कहलाता है। तो कोरम क्या हो गया, कार्यवाही के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। और यह कोरम का जो आंकड़ा है वो होता है आपका 1/10, ठीक है। यदि लोकसभा में 550 मेंबर हैं तो लगभग 50 मेंबर जब 55 मेंबर उपस्थित होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही का संचालन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा जो है आपका, लोकसभा में 55 सदस्य कोरम की पूर्ति करते हैं, तब जाकर कार्यवाही संचालित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/10। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि विकल्प कैसे हो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला चुनाव जो होता अपने जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो इलेक्शन हुआ था, जो नियुक्त हुए थे वो प्रधानमंत्री के लिए, चयनित हुए थे, तो वो कौन से इलेक्शन में 1951 और 1952 में पहला आम चुनाव होता है, प्रथम आम चुनाव, ठीक है। तो प्रथम आम चुनाव का टाइम टेन्योर क्या है आपका 1951 to 52, तो इस समय हुआ था। तो विकल्प में देखिए, यदि विकल्प में आपका
1951 1951 टू 52 और 51 भी विकल्प में हो 52 भी हो तब भी आपका आंसर क्या होगा 1952। लेकिन यदि 1952 विकल्प में ना दिया हो तब आपका 1951 विकल्प में मौजूद हो तो उसी का चयन करना पड़ेगा। अगर दोनों विकल्प में हो तो आपको 1952 का ही चयन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा आपका 1952। और इसी समय आपका लोकसभा का भी पहला चुनाव होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। अब यहां पर पहले फिर से चर्चा करेंगे हम, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, विकल्प तो आपके सामने मौजूद है ही सही, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चर्चा विश्लेषण करते हैं प्रश्न का। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। सामान्यतः तो क्या होता है कि जब तक लोकसभा बनी रहती है तब तक आपके जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे वो भी पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। क्लियर है। लेकिन किसी अन्य स्थिति में इनका स्थान रिक्त भी हो सकता है, जो कि अपनी कार्यावधि के बीच में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है या फिर उनका पद रिक्त हो जाता है। तो उसकी कौन कौन सी स्थितियां हैं। पहला तो है कि उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए, उनका इलेक्शन जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है। दूसरा क्या होता है कि यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे, अपना त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त हो सकता है। तीसरा यह है कि साबित कदाचार के आधार पर यदि लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से त्यागपत्र मांगा जा सकता है। तात्कालिक लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से उनसे त्यागपत्र मांगा जा सकता है। तो ये तीन स्थितियां जिसके आधार पर उनका स्थान रिक्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो विकल्प हो जाएगा आपका सी कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, या फिर यदि लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्य संख्या अपने बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके या बहुमत से संकल्प को पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। चलिए, बाकी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको बतला देते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की गुरुजी के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर, जिसमें भी आप 10,000 प्रश्नों का समावेश किया गया है और काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित हो सकती है। और यह प्लेटफॉर्म जो आपके लिए JLC IS के माध्यम से दिया जा रहा है यह काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। और हमारे द्वारा गुरुजी के सानिध्य में जो ये योजना जो संचालित की जा रही है कि विगत वर्षों के प्रश्नों का जो विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि आयोग का ऐसा चरित्र रहा है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हेरफेर करके पुनः पेश किए जाते हैं विद्यार्थियों के समक्ष, और वहां पर वो उसी में हेरफेर में फंस जाते हैं और आंसर नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गुरुजी के सानिध्य में हमारे द्वारा जो यह आपके सामने विगत वर्षों के 30 वर्षों के लगभग 30 वर्षों के प्रश्नों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसकी उपयोगिता आपको प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा गुरुजी के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है ऐसा कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि विगत 30 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा हो और वहां पर आपको क्या उपयोगिता नजर आएगी जो कि आपको JLC IS के प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जब प्रारंभिक परीक्षा देंगे तब आपको यकीनन इस प्लेटफॉर्म की क्या उपयोगिता है आपको वहां पर नजर आएगी। तो अपना विश्वास जो बनाए रखे हैं इसको बनाए रखिएगा और गुरुजी के प्रति जो आपका विश्वास है उसे और हम अपने सहयोग से अपने सेवा से उसे और
तार तार उसको और क्या करेंगे, हम और प्रोत्साहित करेंगे। और आप अपना विश्वास जीएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बनाए रखिए। यकीनन आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तक आपको कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर नजर आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अब वह प्रश्न होगा आपके सामने, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। इसकी चर्चा जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने की थी कि लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। या फिर हम कहें लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अगर चाहे तो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक बात और आपको मैं बतला देना चाहता हूं। जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, ब्रिटिश का जो लोअर सदन है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, यहां पर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, कहां पर, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वहां के जो शासन के जो कार्यवाही का संचालन करते हैं, वह जब पद पर बैठता है, लोकसभा अध्यक्ष या हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष का पद संभालता है, तो उसे अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष जब बन जाता है तो उसे तटस्थता के साथ काम करना होता है, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना नहीं होता है। यदि वह अध्यक्ष पद से हटता है तो पुनः अपनी पार्टी में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, यह हमारे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यह प्रमुख प्रावधान है कि उसे जब लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है तो अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देना होता है। लेकिन इंग्लैंड में कैसा प्रावधान है, वहां पर पार्टी से इस्तीफा देना होता है। लेकिन हम हमारे लोकसभा अध्यक्ष से यही अपेक्षा करते हैं कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ कोई भेदभाव किए बिना या तटस्थता के साथ कार्यवाही का संचालन करे। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में जरूर किए थे। वहां पर हमने बात की थी कि जो आपका संविधान सभा का जो गठन किया गया था और उसका दो कार्य था। एक कार्य था उसका कि संविधान का निर्माण करना और दूसरा जो कार्य था कि शासन का संचालन करना। ठीक है, यह कार्यवाही का संचालन करना, शासन में कार्यवाही का संचालन करना। और दूसरा काम क्या हो रहा है, ये तो दूसरा काम, और पहला काम क्या था, संविधान का निर्माण करना। तो संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष के लिए राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कार्यवाही का संचालन के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके जीवी मालवंकर जी। तो जीवी मालवंकर जी जो थे, इन्हें लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि शासन की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया था। लोकसभा जो आपका संविधान सभा बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे, लेकिन कैसे अध्यक्ष, कार्यवाही के संचालन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवी मालवंकर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, राज्यसभा कैसे भंग होती है। दरअसल आप जानते होंगे कि राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, देखिएगा यहां पर प्रश्न पहला आ गया, उसी प्रश्न में वापस पहुंचते हैं। ये वाला आपका प्रश्न है, यहां पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका संसद होता है, केंद्र में संसद के तीन प्रमुख अंग, आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और ये हो जाएगा आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का उल्लेख कहां पे, आपका 52, और यहां पर राज्यसभा का कहां पर, आपका 81, और लोकसभा का किस अनुच्छेद में चर्चा की जाती है, 80। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, जबकि लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। क्लियर है, लोअर हाउस और अपर हाउस। जो लोकसभा होते हैं इसकी जो न्यूनतम आयु है यहाँ पे निर्वाचित होने की, कोई सदस्य यदि लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर। यदि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर, और यदि राज्यसभा कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु होती है 30 ईयर। क्लियर हुआ। अब देखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इनका जो इलेक्शन होता है वह 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्षों में, क्या कहा मैंने, प्रत्येक
2 वर्षों के बाद या 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य नियुक्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों, कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त मतलब पदत्याग करते हैं, मतलब उनकी सेवाएं पूरी हो जाती हैं और नए उतने ही सदस्य नियुक्त होते हैं। इसका मतलब यह राज्यसभा कभी भी खाली नहीं रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। क्या होता है? कभी भंग नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अपर हाउस इसे बोला जाता है, स्थायी सदन होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य वहां पर नियुक्त होते हैं और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की जाती है। क्लियर हुआ? बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने होगा, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वह प्रथम अभिनेत्री कौन है? ठीक है, प्रथम अभिनेत्री के बारे में जो कहा जा रहा है कि प्रथम अभिनेत्री वह कौन थी जिसे सर्वप्रथम राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, तो वह होगी आपकी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जिसे पद्मश्री 1958, जो आपका नरगिस दत्त है, नरगिस दत्त को, एक सेकेंड रुकिएगा, नरगिस दत्त को 1958 में पद्मश्री से भी पुरस्कृत या नवाजा गया था और यह लगभग जहां तक पता है 1981 में इसे राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा में मनोनीत कब किया गया? 1981 में, 1986 तक ये रहे थे। ठीक है, तो प्रथम अभिनेत्री है नरगिस दत्त जो राज्यसभा में नामांकित हुई थी और यह ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी अदाकाओं से लोगों के दिलों में राज किया है, वही आपके नरगिस दत्त है। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? नरगिस दत्त का। ये बाकी अन्य बातें और मैं यहां पर बतला देना चाहता हूं कि यह मनोनीत का कॉन्सेप्ट क्या है राज्यसभा में। आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो आपकी 550 है। 550 में से 238 सदस्य राज्य विधानमंडल से निर्वाचित हो के आएंगे, राज्य विधानमंडल। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा आप। हाँ, कितने? 238 सदस्य कहां से? राज्य विधानमंडल से। बाकी कितने बचते हैं अब? 12 सदस्य। ये 12 सदस्य का क्या होता है? मनोनीत होते हैं या मनोनयन होता है। ये मनोनयन किसका होगा? मनोनयन उसका होगा जो या तो समाज सेवा से जुड़े हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, या विज्ञान से जुड़े हैं, या साहित्य से जुड़े हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए लगभग 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जब राष्ट्रपति मनोनीत हो रहे तो ये राष्ट्रपति को अपना सबसे अच्छा हितैषी मानेंगे। तो राष्ट्रपति को जब हितैषी मानेंगे तो राष्ट्रपति कुछ कहेंगे तो सारी बातें मानेंगे। और यही कारण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि शामिल भी अगर कर भी लिया तो सीधा किसका सपोर्ट करेंगे? राष्ट्रपति का सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्यों का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर आपका नरगिस दत्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? अब बताइए मुझे कि हम अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करके कहां पर भेजते हैं? लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा में कुछ सदस्य मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं।
तो जो भी सदस्य, जो भी सांसद हम अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में भेजते हैं वह सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर संसद या फिर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विकल्प में राष्ट्रपति और संसद दोनों हैं और पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सभी सदस्य व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यदि संसद विकल्प में ना हो तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत तौर पर। क्योंकि जब कोई सरकार अपना व्हिप जारी करती है और उस व्हिप के विरोध में कोई सदस्य अगर मतदान करता है अपनी पार्टी का सदस्य, तो उस पार्टी के सदस्य को बेदखल कर दिया जाता है और उसके लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सूचना दी जाती है कि फलां सदस्य को आप हटा दीजिए, मंत्री पद से उसको हटा दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा इस बातें को आप कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो ध्यान रखना आपको, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के वर्तमान सभापति पूछा जा रहा है तो राज्यसभा के तो आज वर्तमान अगर यहीं पर अगर होता 2021 का एग्जाम और यही प्रश्न अगर वहां पर आपको दिखाई दे रहा होता तो इसका आंसर होता आपका ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला कहां से इलेक्ट होते हैं? ये कोटा के सांसद हैं, कोटा से सांसद बने हैं। ठीक है, कोटा से सांसद बने हैं और कौन सी आपकी लोकसभा में, सॉरी एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा में है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति तो आपके वेंकैया नायडू जी है, लेकिन यदि लोकसभा, क्या कहा मैंने, लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आपके? ओम बिड़ला जी। तो ओम बिड़ला जी कोटा से इलेक्ट होते हैं और ये 18वीं लोकसभा के चुनाव जो था आपका उसमें ये अध्यक्ष पद संभालते हैं और किसका स्थान लेते हैं? सुमित्रा महाजन जी का स्थान लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। सुमित्रा महाजन जो कि आपकी इंदौर लोकसभा क्षेत्र से हैं, ठीक है, सांसद यहाँ से बनी थी। और लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति। तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है आपके? वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू। ठीक है, अब ध्यान रखना वेंकैया नायडू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति, और साथ में आपके क्या है? सभापति भी। तो व्यक्ति एक पद दो, व्यक्ति एक पद दो। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वह पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, पदेन सभापति होगा किसका? राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है वह पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तो व्यक्ति एक होते हैं, पद दो होते हैं। तो ऐसा कौन सा पद है भारत में जो अपने पद का वेतन प्राप्त नहीं करता है? तो वह होता है आपके उपराष्ट्रपति, जो अपने पद का वेतन प्राप्त नहीं करते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखना है, एक जनरल बात है कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अंतर्गत कार्यवाही का संचालन करते हैं तब उनको सभापति कहा जाता है। जैसे ही राज्यसभा से बाहर कदम रखते हैं तो वह कहलाते हैं आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं, या फिर जब राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं या फिर किसी कारणवश उनका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन जब दोनों ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद का निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, तात्कालिक प्रश्न पूछा गया था आपका 2010 का, तो यहां पे हामिद अंसारी आपके उस समय पे क्या थे? राज्यसभा के सभापति थे, और वर्तमान में वेंकैया नायडू जी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? हम बात ही कर चुके, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। 250 सदस्य, जिसमें से 238 राज्यों की विधानमंडल से आते हैं और बाकी आपके जो 12 सदस्य वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो समाज सेवा, विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित होते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 250। अच्छा, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली से। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा,
कि संसद या विधानसभा यहाँ पे विधानमंडल भी मान सकते हैं, कि किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, विधान परिषद का हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है, कोई सदस्य यदि छुट्टी पर जाता है बिना बताए जब छुट्टी पर जाते हैं तो अधिकतम 60 दिन की अवधि तक वह ऐसा कर सकता है। 60 दिन की अवधि से 1 सेकंड भी अगर अधिक होता है तो उस व्यक्ति को पद से बेदखल कर दिया जाता है। यदि सांसद है तो सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, यदि मंत्री है तो मंत्री पद भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो अधिकतम वह 60 दिन की अवधि तक बिना बताए वह अनुपस्थित रह सकता है, इससे अधिक अवधि के लिए नहीं। तो आपको ध्यान रखना है 60 दिन की अवधि। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कोई कानून या विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? आपको यहां पर कुछ बातें हम विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में जो विधेयक होते हैं ये विधेयक कैसे पेश होते हैं, ठीक है, इसका क्या प्रारूप होता है। मतलब विधेयक जब आपका एक्ट बनता है, विधेयक को बिल बोला जाता है, तो यह कब एक्ट बनता है, तो इसकी प्रोसेस क्या है। तो क्या होता है, जब संसद सदस्य जो होते हैं तो सचिव के माध्यम से यह क्या तैयार करवाते हैं, ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं। क्लियर है, सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट का फिर क्या होता है, अनुमोदन होता है, ठीक है। अनुमोदन होने के बाद इसे सदन में पेश किया जाता है। जब सदन में पेश किया जाता है तब इसको क्या बोला जाता है, विधेयक। क्लियर है, विधेयक पर सदन में चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है, चर्चा के बाद मतदान होता है। जब विधेयक पेश किया जाता है तो विधेयक किस रूप में होता है, संकल्प के रूप में, संकल्प के रूप में विधेयक पेश किया जाता है। जब मतदान होता है उसमें तो यह बन जाता है आपका प्रस्ताव। मतदान में प्रस्ताव होता है, मतदान में, संकल्प में मतदान नहीं होता है। तो जैसे ही सदन में चर्चा के बाद उस विधेयक पर मतदान होता है तो वो प्रस्ताव बन जाता है। मतदान होने के बाद जैसे ही पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति जब उसमें सिग्नेचर कर देते हैं तो वही बिल आपका बन जाता है अधिनियम या कानून। क्लियर है, तो यह तो प्रक्रिया किसकी होगी कि विधेयक किस प्रकार से एक्ट बनता है, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद आपका सदन में बिल के रूप में पेश होता है, सदन में चर्चा होती है, मतदान में प्रस्ताव आ जाता है, प्रस्ताव के रूप में मतदान होता है, फिर फाइनली पारित जब हो जाता है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, फाइनली विधेयक आपका अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम और चर्चा करेंगे यहां पर कि भारत में जो विधेयक होते हैं, भारत में जो विधेयक, यह विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक साधारण विधेयक, एक होता आपका साधारण विधेयक के बाद धन विधेयक, एक होता है आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, फिर होता आपका संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर है, संविधान संशोधन विधेयक। देखिएगा, अब साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल नहीं कहेंगे, सर्वप्रथम हम कहेंगे कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 और एक होता है आपका टाइप 2। टाइप 1 भी लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है, जबकि प्रकार 2 किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ध्यान रखना आपको कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो धन विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक प्रकार 1, ये दोनों विधेयक जो हैं ये सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। और धन विधेयक के बारे में खास बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यों में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित
किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि धन विधेयक का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वह लोकसभा में ही ज़्यादा दिखाई देता है। राज्यसभा को मात्र 14 दिन की अवधि की दी जाती है और उस पर उनको चर्चा करनी होती है। वो चाहे तो संशोधन करें चाहे कुछ करें, लेकिन लोकसभा इसके लिए स्वतंत्र है कि उस प्रस्ताव उसके द्वारा दिए गए सुझाव को माने या ना माने, ये लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखना है, आपसे कहा जाए कि धन विधेयक पर राज्यसभा संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, कर तो सकती है, लेकिन लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे यह लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में ध्यान रखिएगा। साधारण संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदन में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के विधेयक हैं। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार के विधेयक की जब चर्चा नहीं की गई है तो और विकल्प में भी 2 एक साथ मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों सदन में से किसी भी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। अब यहाँ पे ना तो प्रकार 1 बोला है ना प्रकार 2 बोला है और ना हमारे सामने ऐसा विकल्प है कि केवल लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, ऐसा विकल्प भी हमें नहीं मौजूद है। लेकिन ऐसा तो जरूर है कि लोकसभा, तो हम कहेंगे कि वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है और वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन प्रकार 1 की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। रेलवे अंचल के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो परामर्शदात्री समिति या सलाहकार समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गठन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय संसद का सचिवालय है। ध्यान रखना, सचिवालय में सचिव स्तर के व्यक्ति बैठे होते हैं या कहें आईएएस अधिकारी उसमें बैठे होते हैं और आईएएस अधिकारी सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो हम कहेंगे कि भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति, अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि लोक लेखा समिति आखिर होती क्या है, कितने मेंबर होते हैं, कब कब इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा करते हैं और काम क्या होता है इसका। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का गठन जो किया जाता है उसका उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य उसका कार्य है, इसका उद्देश्य होता है CAG केग की रिपोर्ट का परीक्षण करना। केग क्या होता है? कंट्रोलर एवं एडिटर जनरल, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका कार्य कि उसकी रिपोर्ट का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। और इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें से आपके 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि आपके 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और एक और खास बात, इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष पार्टी का सदस्य होता है, विपक्ष पार्टी का सदस्य। क्लियर हुआ? और यह प्रक्रिया कब से शुरू है? 1967 से यह प्रावधान किया गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष पार्टी का कोई भी मेंबर होगा। साथ में हम बात करें कि इसका निर्वाचन प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष। इसलिए लोक लेखा समिति को स्थायी समिति कहा जाता है, स्थायी समिति, क्योंकि समितियां 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति, एक तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति हर वर्ष इसका गठन किया जाता है, जबकि तदर्थ समिति का किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन समिति का गठन किया जाता है। जैसे बोफोर्स घोटाले के लिए, ठीक है, और आप व्यापम घोटाले के लिए समिति गठित की जाती है। ये सब क्या होती है? कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित की जाती है, उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदर्थ, एड हॉक, तदर्थ समिति। लेकिन आपकी लोक लेखा समिति कैसी है? स्थायी समिति है। ठीक है, इसमें 22 मेंबर होते हैं और निर्वाचन प्रत्येक वर्ष होता है। और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? वही आपकी जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से इसका इलेक्शन होता है। ठीक है,
और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार से होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला विकल्प, शासन के वित्तीय लेखों विनिमय तथा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, कभी प्राक्कल समिति पूछा जाए तो सबसे अधिक मेंबर किस समिति में होते हैं, तो प्राक्कल समिति में होते हैं। उसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 ही मेंबर लोकसभा से होते हैं। आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था। भारत में वैसे तो न्यायपालिका की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, वो कलकत्ता में की जाती है। लेकिन भारतीय संदर्भ में स्वतंत्र भारत में पूछा जाए कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या कहें हम सुप्रीम कोर्ट का गठन या उद्घाटन कब किया गया था, हमारा संविधान लागू होने के उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया जाएगा और हजारीलाल जेकानिया या हीरालाल जेकानिया को प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। क्लियर है, और आपको पता होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान कहां पे, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आप देखेंगे 124 अनुच्छेद में। ठीक है, कहां पर चर्चा की जाती है, 124 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की जाती है। तो आपका गठन का ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 28 जनवरी आंसर था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर पूरी प्रोसेस बताता हूं कि आखिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश को किस प्रकार या किस रीति से उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 के खंड 4 में 124 के खंड 4 में इस बात की चर्चा की गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिएगा, यदि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना है तो उसके लिए यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा में 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर। किस पर, प्रस्ताव पर। तो कितने सदस्यों का, 100 सदस्यों का। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो वहां पर 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर। पहली बात तो ये, जब यह हस्ताक्षर हो जाता है तो यदि लोकसभा में लाया गया तो वो जाएगा किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पास जाएगा। यदि राज्यसभा में लाया गया तो सभापति के पास यह प्रस्ताव जाएगा। और यह दोनों क्या करेंगे, फिर जिनके भी पास आएगा तो वह 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। ये 3 सदस्य कौन होंगे, एक होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज या कोई जज, प्रमुख जज। दूसरे कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जज। और तीसरे जो मेंबर होंगे वो होंगे पारंगत विधिवेत्ता। जब ये तीनों सदस्य जो साबित कदाचार को पारित कर देते हैं या उसको सही मानते, उचित मानते हैं, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो आधार होता है वह आधार होता है साबित कदाचार एवं असमर्थता। इस आधार पर न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर उसको हटाया जाता है। तो यह अगर यहां पर सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और प्रक्रिया आगे बढ़कर कहां जाती है, आपकी सदन में। कहां पे जाती है, सदन में। और दोनों सदनों में जहां पे पहले प्रस्ताव लाया गया था उस सदन में पहले जाएगा और वहां पर क्या होगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। अब विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत का मतलब यह है कि उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब, जैसे कि राज्यसभा में 250 सदस्य, इसके 50+1 कितना हो जाएगा, 125, मतलब 126। जब 126 सदस्य तो उपस्थित होना चाहिए, 126 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 126 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुए तो सदन में पास ही नहीं हो पाएगा। तो
अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाकर आपका सदन में यह प्रस्ताव पारित होता है, दोनों सदनों में भिन्न भिन्न रूप से। फिर यह राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को पद से बेदखल कर देते हैं क्योंकि साबित कदाचार का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रोसेस होती है। तो फाइनली कौन फाइनलाइज कर रहा है इसको? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर? संसद, सदन की सिफारिश के आधार पर। सदन में दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से जब यह प्रस्ताव पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीश को पद से बेदखल कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विकल्प देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश, तो संसद की सिफारिश हुई थी विशेष बहुमत के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटा दिया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? और संविधान की अंतिम व्याख्या, जहां पर कोई प्रश्न ऐसा हो जाता है कि संविधान की व्याख्या करना अति आवश्यक है, तो संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या होता है आपका संविधान का, हमारे पूरे संविधान का या हमारे अधिनियमों का या कानून का संरक्षक होता है और लोगों के मूल अधिकार का भी संरक्षक करता है। तो हम कहेंगे संविधान की अंतिम व्याख्या किसके पास में होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? अभी चर्चा की थी, संरक्षक का मतलब हमारे मूल अधिकार का संरक्षण करता है। संविधान का संरक्षक क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जब बात करेंगे, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रीट जारी की जाती हैं, तो रीटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके क्या करते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। क्लियर हुआ? मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पे विकल्प में आपका सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन हो जाएंगे? आपके सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य करना होगा? यदि कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उस एडवोकेट को हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक अपना कार्य करना होगा? तो वह होगा आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष तक ऐसा कार्य किया जाएगा, तब जाकर उसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्षों तक का उसका एडवोकेट, इसका कहेंगे वकालत किया जाना चाहिए 10 वर्षों तक, तब जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार भी किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। कि यदि किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, काफी लंबित है, तो उसे यदि किसी अन्य राज्य, 2 राज्यों का मामला है, तो उसे अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के पास नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ठीक है, या फिर हिंदी में इसका नाम होता है जनहित याचिका। क्या होता है हिंदी मतलब इसका? जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं PN भगवती। PN भगवती को इसका जनक माना जाता है। तो हम कहेंगे जनहित याचिका। और जनहित याचिका लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं और जनहित याचिका के माध्यम से किसी भी सरकारी कर्मचारी से या फिर पूछा जा सकता है कि उनके क्या कार्य है, वह जनता को किस प्रकार से अपने कार्यों का लाभ दे रही है, जनता का किस प्रकार से वह संरक्षण कर रही है, या फिर हम कहें कि जनता को किस प्रकार की पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है, तो उसकी बात आपको जनहित याचिका के माध्यम से प्राप्त होती है। इसे व्यक्तिगत तौर पर भी पेश किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाया जा सकता है, ठीक है। तो जनहित याचिका के संबंध में एक बात की जाती है, जनहित याचिका आप इतना ध्यान रखिएगा, PN भगवती के द्वारा इसको लाया गया, इसका जनक है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं?
राष्ट्रपति की इच्छा पर जब कोई व्यक्ति पद पर बना रहता है तो उसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला व्यक्ति होता है राज्यों के विधानमंडल में एक अंग के रूप में नियुक्त होने वाला राज्यपाल। ठीक है, तो गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही कार्य करते हैं, तो हम कहेंगे कि यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत के रूप में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, जिसकी चर्चा आप देखेंगे 155 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद में? 155 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की जाती है, जहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यपाल का निर्वाचन 155 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हम कहेंगे कि जब तक प्रसाद वितरित की जाती है तब तक पद पर बने रहेगा, और जैसे प्रसाद देना बंद किया राज्यपाल पद में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा आपका, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। केवल सबसे पहले ये, केवल नहीं, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर आपका, लेकिन ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या पूछा है, राज्य में। ठीक है, और राज्य की संरचना हम यहां पे बना देते हैं आपको, जैसे कि राज्य विधान मंडल। ठीक है, राज्य विधान मंडल, जिसमें आपके क्या होते हैं, एक तो राज्यपाल होता है, किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होती है, और किसी राज्य में, और सभी राज्यों में होती है आपकी क्या, विधानसभा। क्लियर है, तो किसी में विधान परिषद होती है, कुछ राज्य ऐसे बता देंगे आपको आगे चलकर। तो राज्य विधान मंडल जो है इसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से आपका एक राज्यपाल है, एक विधान परिषद है, एक आपकी विधानसभा है। तो पूछा है कि जब विधानसभा में कोई विधेयक, कोई धन विधेयक आता है, मनी बिल के रूप में आता है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, उस राज्य की विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो मनी बिल होगा तब उसको यहाँ लाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसको पता किया जाएगा कि ये क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे सर्वप्रथम राज्य की विधानसभा में इसे पेश किया जाता है। तो विकल्प में आप देखिएगा, दोनों सदन में किसी में पेश किया जाए ऐसा हो नहीं सकता है, दोनों सदन में परस्पर एक साथ होता है, नहीं होता है, केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल विधानसभा कहना थोड़ा गलत लगता है। सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात विधान परिषद में जाता है। 14 दिन की अवधि उसको दी जाती है, वो चाहे विचार करे या ना करे। 14 दिन से अधिक अवधि हो जाती है तो प्रस्ताव स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, और अनुच्छेद आपके समक्ष मौजूद है। अनुच्छेद होंगे आपके अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173। आपको आंसर करना होगा कि कौन सा इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 171। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 171। क्यों, कुछ चर्चा करते हैं हम विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद का निर्माण प्लस उत्सादन। उत्सादन का मतलब होता है समाप्त। विधान परिषद का समाप्त करना है, निर्माण करना। इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में की गई है। कहां पर? 169। विकल्प ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। क्या कहा है? विधान परिषद का निर्माण और उत्सादन की चर्चा कहां की गई है? 169 में। ये उत्सादन और निर्माण की शक्ति किसके पास है? इसकी शक्ति है संसद के पास। ठीक है, क्या होता है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है, उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है, उस राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद का निर्माण करना है या नहीं। और यह प्रस्ताव फिर कहाँ जाता है? आपका संसद के पास जाता है, और संसद या तो इसका निर्माण करना चाहे या इसका उत्सादन करना चाहे, जो भी संबंधित विधेयक इसके पास, जो भी प्रस्ताव इसके पास भेजा जाता है राज्यों की विधानसभा के द्वारा, तो संसद साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से, बहुमत से
विधान परिषद का निर्माण या उत्साधन कर सकता है। तो विधानसभा के निर्माण और उत्साधन की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। और वह शक्ति किस रूप में? साधारण बहुमत के रूप में है। तो साधारण बहुमत के द्वारा, लेकिन राज्यों को उसका निर्माण करवाना है तो वो 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव संसद के पास पहुंचाता है। तो क्या हो गया? हमने 169 में क्या देखा है कि विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन होता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 1971 नहीं, अगला कहां गया प्रश्न आपका? ये वाला। ठीक है, 171 अनुच्छेद जो होता है यह विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, विधान परिषद की संरचना के बारे में कौन बतलाता है? आपका अनुच्छेद 171। और अनुच्छेद 171 में कहा गया कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बतला रहा हूं आपको। क्या कहा गया है अनुच्छेद 171 में कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी, यहां पे विधान परिषद लिख रहा हूं कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी, सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना होगा? आप क्या बोल सकते हैं कि सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगी। सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगी। समझ गए आप लोग? इसका मतलब जैसे कि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230। इसका 2/3 कितना हो जाएगा? इसका 1/3 कितना हो जाएगा? ये 3 किया, 3 किया 9, 3 चौक 12, 3 3 5 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये मान सकते हैं हम लगभग 80 मान सकते हैं। लगभग बोला है मैंने। ठीक है, तो 80 किसमें होंगे आपका? यदि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन की बात की जाती है तो उसमें कितने सदस्य होंगे? 80 सदस्य। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद का कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम रख सकते हैं। ठीक है, 75:80 का इसका रेशियो रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है। अब बात आगे करते हैं कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, इस विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं से इलेक्ट होकर आते हैं। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, अगली बात आपको समझाना चाहूंगा विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद की जो संरचना है, विधान परिषद की जो संरचना होगी, इसमें क्या होता है? 1/3 सदस्य जो होंगे, टोटल जो मेंबर होंगे इसमें, जैसे कि मध्य प्रदेश में 80 हम मान के चल रहे हैं, अगर बनेगा तो 1/3 जो होंगे स्थानीय निकायों से, स्थानीय निकायों से आएंगे। फिर हम बात करें कि अगले 1/3 सदस्य क्या होंगे? विधानसभा। 1/3 सदस्य राज्य, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। ठीक है, फिर बात करें कि अगले 1/12 सदस्य जो होंगे इसमें, वो 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालय के स्नातकों से निर्वाचित होंगे। क्या कहा कि राज्य में रहने वाले या राज्य के निवासी जो विश्वविद्यालय स्नातक से निर्वाचित होंगे। कितने? 1/12 सदस्य। कहां से होंगे ये? यहां पे सीधा लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय स्नातक। ठीक है, स्नातक से निर्वाचित। क्लियर हुआ? फिर बात करें 1/12 सदस्य, अगले 1/12 सदस्य जो आते हैं आपके, वो आ जाएंगे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित। ठीक है, 1/12 सदस्य। अब कितने हो गए आप जब जोड़ेंगे इनको, और 1 बच जाते आपके 1/6 सदस्य। ठीक है, क्या कहा मैंने? 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन या मनोनीत।
ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन होता है, तो आप क्या कहेंगे, 1/, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका, ग्राम पंचायत से होंगे। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से होंगे। 1/12 सदस्य आपके विश्वविद्यालय में जो स्नातक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उसमें से निर्वाचित होंगे, और 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा से निर्वाचित होंगे। तो यह 5 प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना होगा। और इसकी चर्चा कहां की गई है, अनुच्छेद 171 में। प्रश्न था आपका कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है निर्माण और उत्पादन की बात हो तो 169, और यदि इसकी संरचना की बात हो तो 171 हो जाता है। क्लियर है। और 170 में आपका किसका प्रावधान है, विधानसभा का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 170 में आपका राज्य विधानसभा के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी संसद के बारे में। सेम स्ट्रक्चर आपका राज्य विधानमंडल के बारे में होता है। ये आपने लिखा है राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद की आयु 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसकी न्यूनतम आयु, राज्यपाल की न्यूनतम आयु आपका 35 ईयर, और लोकसभा की विधानसभा की कितनी हो जाएगी, 25 ईयर। पूछा किसका है, विधानसभा का, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए श्री कमलनाथ जी को नियुक्त किया गया था। तो कमलनाथ जी उस समय किसी भी प्रकार से कहीं से निर्वाचित नहीं हुए थे। वह निर्वाचित नहीं हुए थे, इसका मतलब विधायक नहीं थे, वो सीधा राज्यपाल से राज्यसभा से आ रहे थे। राज्यसभा में वो क्या थे, सांसद के पद पर थे, लेकिन वहां से इस्तीफा देकर वो मुख्यमंत्री बनना चाहे तो लगभग उनको 6 महीने तक वो बने रह सकते थे। उससे पहले उनको किसी भी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होना पड़ना था। इसलिए उन्होंने छिंदवाड़ा क्षेत्र से अपना निर्वाचन करवाया, वहां से इलेक्ट हुए और इलेक्ट होकर अपना पद ग्रहण किया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, अपने पद पर बिना निर्वाचित हुए मात्र 6 महीने तक बने रह सकते हैं। 6 महीने से पहले उनको किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना पड़ता है, तत्पश्चात वह पद पर बने रहते हैं। तो हम कहेंगे कि 6 माह तक वो पद पर बने रह सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। देखिएगा अब यहां पर 3 शब्दावली है। एक होती है आपकी 17वां, दूसरी शब्दावली होती है आपकी विघटन, और तीसरी शब्दावली होती है आपकी स्थगन। ठीक है, 17वां का मतलब होता है सदन या संसद के सत्र की समाप्ति। ठीक है, विघटन का मतलब होता है सदन की समाप्ति। सदन की समाप्ति, सदन कौन सा, आपका केवल लोकसभा। केंद्र के लिए लोकसभा, राज्य के लिए विधानसभा। ठीक है, स्थगन क्या होता है कि सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए टालना या आगे बढ़ाना या स्थगित करना। तो तीनों शब्दावली का मतलब समझिए आप। 17वां का मतलब संसद का जो सत्र चलता है, आपका बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ये सत्र एक एक सत्र जो समाप्त होते हैं उसे बोला जाता है 17वां। और यह किसके द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्य में राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ये होता है राज्य में और ये हो जाएगा आपका केंद्र में।
तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है, जबकि राज्य में राज्यपाल के द्वारा। विघटन भी किसके द्वारा? राज्य में राज्यपाल द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, जबकि स्थगन किया जाता है पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न था आपका, राज्य की विधानसभा का सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा यह आदेश दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभा भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो वह राज्य होगा आपका बिहार राज्य, जहां पर 92 में अयोध्या घटना के बाद इसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू के रूप में उत्तर प्रदेश की पहली महिला, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के पद पर पदभार ग्रहण किया था, तो वो हो जाएगी आपकी सरोजिनी नायडू। जबकि यूपी में ही राज्यपाल के पद पर सुचेता कृपलानी नियुक्त हुई थी, और यह कहा नहीं जाता सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनकर सामने आई थी। तो ये हो जाएगी प्रथम महिला, और आपकी हो जाएगी सुचेता कृपलानी सरोजिनी नायडू पहली महिला मुख्यमंत्री। तो आंसर हो जाएगा इसका सुचेता कृपलानी आपकी पहली महिला, उल्टा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुचेता कृपलानी आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री है, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल। ठीक है, कहाँ की? ये यूपी में ही बनी थी, और ये भी आपकी कहाँ बनी थी? यूपी में सीएम। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 ईयर, 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? अब ये 1999 का प्रश्न था, तब तक केवल 8 वित्त आयोग बनाए गए थे, और 8 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, और इसके अध्यक्ष N.K. सिंह को बनाया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा जो सिफारिश की गई है वह कब से कब तक लागू होगी? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसमें क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है इसका कि केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का आवंटन। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग जिसकी चर्चा 280 अनुच्छेद में की जाती है, 15वां वित्त आयोग वर्तमान में कार्यरत है। N.K. सिंह इसके अध्यक्ष है। सिफारिश की 2021-22 से लेकर 2025-26 तक लागू होगी, और तात्कालिक प्रश्न जो पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, वित्त आयोग एवं योजना आयोग को परस्पर विलय करने का प्रस्ताव M.V. माथुर के द्वारा रखा गया था। सिंपल आपको फैक्ट इतना ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि M.V. माथुर के द्वारा किन 2 आयोगों के विलय के प्रस्ताव रखा गया था, तो आपको आंसर क्या करना होगा फिर? वित्त आयोग और योजना आयोग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष की यहां पर बात की जा रही है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। तो आपको पता होगा कि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। नीति आयोग का जब गठन कर दिया गया है तो वो गठन की अवधि क्या है? गठन की अवधि हो जाएगी आपकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है।